जिस जगह पर मैं रहती थी वहाँ कोई भी मर्द नहीं रहता था और ना ही मेरा किसी से कोई संबंध था। फिर भी एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। यहाँ तक कि मैंने उस बच्चे को जन्म देने के बारे में भी सोचा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। फिर एक दिन किसी ने मेरा अपहरण कर लिया और मुझसे कहा कि तुम तो, मेरा नाम परी है। मैं अपने नाम जैसी खूबसूरत और मासूम थी और मुझे अपनी मासूमियत की बहुत बड़ी सजा मिली जब मेरी जिंदगी को दर्दनाक बना दिया गया और मुझे पता भी नहीं चला। शायद मैं एक ऐसी बेवकूफ इंसान हूँ जिस पर दिन रात जुर्म होता रहा, लेकिन उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि उस पर जुर्म हो रहा है। आप सब सोच रहे होंगे भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब मैं 14 साल की थी तब मेरी माँ को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया, जिसके चलते अचानक उनके आधे शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया और रातों रात वो बिस्तर पर पड़ गई। ऐसी हालत में हमारी मदद करने के लिए मेरी माँ की चचेरी बहन ज्योति मदद करने के लिए तैयार हो गई और अब वही मेरी माँ का ख्याल रखने लगी, घर को भी संभालने लगी। मेरे पिताजी शहर के अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मेरी माँ का इलाज नहीं करवा पाए। 3 साल बाद बीमारी के कारण मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। पिताजी बहुत दुखी रहने लगे। अब ज्योति का हमारे घर में रहना थोड़ा लाजपस्ता था, इसलिए मेरे पिताजी दुनिया का मुंह बंद करने के लिए ज्योति से शादी कर लिए। ज्योति की पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उस पर बुरे चरित्र का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया था और इस तरह से ज्योति को आश्रय भी मिल गया था। वह एक अच्छी औरत थी। 3 साल तक उसने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा था और मेरे सारे काम वही किया करती थी। लेकिन मैं अब बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं अब अपना काम खुद किया करती थी। मेरी माँ ने गुजरने से पहले मेरे पिताजी से कहा था कि वह मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखे। वैसे तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद तो जैसे उनकी जान मुझ में ही अटक गई थी और ज्योति को बार बार यही कहते रहते, इसका बहुत ख्याल रखो। एक दिन में कई बार मेरे पिताजी उससे पूछते कि क्या मैं समय पर खाना खाती हूँ या फिर ड्राइवर मुझे समय पर कॉलेज से घर लाता है या नहीं। एक दिन मेरे पिताजी को एक काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना था। वो बहुत चिंतित थे, लेकिन उनको ज्योति पर पूरा भरोसा था क्योंकि उसने हमारे मुश्किल समय में बखूबी साथ निभाया था, वरना हमें हमारे अपने रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया था। मेरे पिताजी ने उससे सिर्फ इतना कहा कि मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। यह सब जो मैं कमा रहा हूँ वह सब मेरी बेटी का ही तो है। बस मैं अब और काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं यह आखिरी काम करने जा रहा हूँ। इस काम से मुझे इतनी संपत्ति मिल जाएगी कि मैं बाकी की जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। फिर मैं अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम पर कर दूंगा और उसकी शादी करवा दूंगा। मेरा दामाद मेरे घर जमाई बनकर रहेगा। बस मैं अपनी आखिरी जिंदगी सिर्फ अपनी पत्नी की याद में बिताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें आश्रय दिया है और यह तुम्हारा भी घर है। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। घर में आराम और सुकून से रहो, और अगर तुम इस रिश्ते से मुक्त होना चाहती हो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी दौलत और आराम की जिंदगी तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में अभी मेरी पहली पत्नी ही मौजूद है। ज्योति ने मेरे पिताजी से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। मैं भी अपनी पूरी जिंदगी परी की माँ बनकर बिताना चाहती हूँ। मैंने उसकी माँ से वादा किया है कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। वह मेरी चचेरी बहन थी, लेकिन वह एक बहन से भी बढ़कर थी। मैं उसे किया हुआ वादा पूरा करना चाहती हूँ और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। इस बात पर मेरे पिताजी ने कहा कि मैं जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे,
जो मुझे तुम्हारी जैसी ईमानदार औरत मिली है। अपनी बेटी को अमानत के तौर पर रखकर मैं 6 महीने के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना। और मैंने उसके लिए एक रिश्ता भी देख रखा है। वह मेरे दोस्त का बेटा है। उसी के साथ अपनी परी की शादी करनी है और मेरी सारी दौलत भी इन दोनों के नाम पर कर देनी है। अगर कोई दिल से समझे तो दामाद भी बेटा ही होता है। पिताजी दोपहर को विदेश चले गए। जब मेरे पिताजी मुझे ज्योति के पास छोड़कर गए, उस समय मैं 18 साल की थी। पिताजी ने कहा था कि वह जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन जिस दिन पिताजी यहाँ से निकल गए, उसी दिन की रात में ज्योति का रवैया थोड़ा बदल सा गया। उस दिन रात उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। जब मैंने पूछा कि तुमने मेरे लिए क्यों खाना नहीं बनाया, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फ्रिज में जो भी रखा है खा लेना। इतना तो मैं समझ सकती थी कि चलो, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो उसको कम से कम एक दिन का तो आराम देना चाहिए। जो भी पड़ा था मैंने खा लिया और सो गई। तभी रात को अचानक मुझे अपने कमरे में कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मैं जग गई। जब तक मैं नीचे गई तो देखा कि ज्योति दरवाजा बंद कर रही है। जब मैं उससे देखा तो वह थोड़ा घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई आया था? वह बोली, नहीं, मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी, इसलिए दरवाजा बंद करने आ गई। यह सब होने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो पता चला कि किसी महामारी के कारण कॉलेज से छुट्टी मिली है। मैं खुश हो गई कि चलो, अब कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। अब सारा दिन घर पर आराम करूंगी। वैसे भी मेरा घर ऐसा था कि कोई भी दिन भर आराम से रह सकता था। वहाँ दुनिया की सारी सुविधाएं मौजूद थी। घर आते समय मैं एक बात देखी कि हमारे घर के बहुत पुराने और वफादार चौकीदार रामू चाचा आज गेट पर मौजूद नहीं थे। जब मैं गेट पर मौजूद दूसरे चौकीदार से पूछी कि चाचा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वह कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने गांव गए हैं। मैं हैरान हुई क्योंकि चाचा ने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी। अगर वह अपने गांव जाते थे तो अगले दिन लौट आते थे। ऐसे कुछ दिनों की छुट्टी उन्होंने कभी नहीं ली। फिर आज अचानक कुछ दिनों की छुट्टी पर कैसे चले गए? लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है। मैं अपने घर वापस आ गई। रात को ज्योति ने मेरी पसंद का खाना बनाया और साथ ही उसने मुझसे माफी भी मांगी कि कल उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। उसने कहा कि मेरे पिताजी के जाने के गम में वह थोड़ा परेशान थी, इसलिए उसका मूड खराब था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे पिताजी से बहुत मोहब्बत करती हो? मेरी माँ मेरे पिताजी से बहुत मोहब्बत किया करती थी। ज्योति ने कहा कि तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान हैं कि किसी को भी उनसे मोहब्बत हो जाएगी। तो मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन वह मेरी तरफ देखते तक नहीं। मैंने ज्योति के हाथ पर हाथ रखकर कहा कि भले ही तुम मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। पिताजी वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी और कहूंगी कि वह तुम्हारे साथ भी वैसे ही रहे जैसे वह मेरी माँ के साथ रहते थे। तब वह पूछने लगी कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे माँ के साथ कैसे रहते थे? तब मैंने बताया कि वह मेरी माँ के लिए हर 2-3 दिन में नए नए और महंगे तोहफे लाते थे। अक्सर रात में पार्टियों में जाते थे और अक्सर डिनर के लिए बाहर जाते थे। मेरी माँ हर दिन मेरे पिताजी के लिए सज धज कर रहती थी और पिताजी माँ की तारीफ किया करते थे। मैं उन दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत खुश होती थी। मैं उससे बात कर रही थी और साथ साथ अपने पसंद का खाना भी खा रही थी। यह तो सच था कि वह बहुत अच्छा खाना बनाती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ से भी बहुत अच्छा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कब अपने कमरे में आई और कब मैं गहरी नींद में सो गई।
सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर पड़ी थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं अपने बिस्तर तक कैसे पहुंच गई थी। मैं ज्योति से पूछी तो उसने कहा कि तुम खुद भी अपने बिस्तर पर चली गई, लेकिन हाँ, तुम्हें नींद बहुत आ रही थी। इस उम्र में ऐसी ही नींद आती है, कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, इस उम्र में सच में ऐसी ही नींद आती है, लेकिन मेरी नींद तो बहुत कच्ची थी। फिर भी मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब मेरे घर में कुछ अजीब घटनाएं मैंने देखी। ड्राइंग रूम में खूब मौज मस्ती हो रही थी और खूब सारा खाना बनाकर जा रहा था। मैंने पूछा कौन है, तो नौकरानी ने बताया कि ज्योति मैम के रिश्तेदार हैं। ज्योति के रिश्तेदार तो मेरे भी रिश्तेदार लगेंगे, इसलिए मैं भी ड्राइंग रूम में चली गई। और जब मैं वहां गई तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। वहां कोई मेहमान नहीं, बल्कि दो आदमी बैठे थे जो शक्ल सूरत से बिल्कुल खतरनाक से लग रहे थे। जैसे मैं अंदर कदम रखी तो मुझे बड़े ध्यान से देखने लगे। ज्योति ने मेरा परिचय कराया और कहा, यह मेरे पति की बेटी है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत है। उसका यह कहना मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और बाद में उसने बताया कि वह उसके चचेरे भाई थे। अब मेरे साथ हर दिन एक अजीब हरकत होती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत थक गई हूँ, और रात को ऐसे नींद आती थी कि जैसे मैं बेहोश हो गई। इसलिए आजकल मुझे ना तो यह याद रहता कि मैं किस समय सोई हूँ और ना ही यह समझ आता कि मैं अपने कमरे में कब आती हूँ। ऐसे में एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दिल मचल रहा है और चक्कर से आने लगे। मैं डर गई थी कि कहीं मुझे भी वही महामारी तो नहीं हुई है जो पूरे क्षेत्र में फैल रही है। ज्योति ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर घर आई और उसने मुझे चेक किया और ब्लड सैंपल लेते हुए कहा कि रात तक इसकी जांच करके रिपोर्ट आपको बता देगी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और चली गई। रात को उसका फोन आया तो ज्योति ने फोन उठाया। वो फोन लेकर मेरे सामने ही खड़ी थी। अचानक उसने कुछ अजीब सी बात कह डाली। कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहिबा, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। यह तो हो ही नहीं सकता। मैं परेशान हो गई कि ना जाने मेरे रिपोर्ट में क्या आया होगा। उसने फोन कट कर दिया और मेरी तरफ ऐसे मुड़ गई कि मानो उसके पास मुझे बताने के लिए बहुत बुरी खबर है। मुझे भी चिंता हो रही थी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहिबा क्या कह रही थी? वह कहने लगी, वह जो कह रही थी उस बात को एक तरफ रख दो और पहले यह बताओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपने पिता की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? तुमने यह किया भी कैसे और किसके साथ? कौन है वो? किसके साथ तुमने अपना मुंह काला किया है? तुम्हारे पिताजी तुम्हें मेरे भरोसे छोड़कर गए थे। अब जब वह वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आंटी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या है मैंने। आपको ऐसा क्या कहा है डॉक्टर ने? आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर कह रही हैं कि तुम माँ बनने वाली हो। उसने इतना कहा और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान और परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि यह झूठ है, डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। ज्योति भी कहने लगी कि हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो, इसलिए कल हम तुम्हारे डॉक्टर के पास जाएंगे। अचानक से उसका रवैया बदल सा गया। अगले दिन वह मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले गई तो उसने भी यही कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की थी। तो मेरे साथ यह क्या हो रहा था?
मैं बुरी तरह परेशान हो गई थी और दिन रात रोने लगी थी। ज्योति ने डॉक्टर से यह भी कहा था कि क्या इसका कोई इलाज कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि यह बच्ची बहुत कमज़ोर है, इसके शरीर में खून की कमी है, अगर ऐसा कुछ किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ज्योति मुझे वापस घर लाई और उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें अमानत के तौर पर मुझे सौंप कर गए थे, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। उसी दिन और एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई। पिताजी ने कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम जल्द खत्म कर लिया है, इसलिए मैं 3 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ। डॉक्टर के मुताबिक मेरा दूसरा महीना चल रहा था और पिताजी के आने तक तीसरा महीना होने वाला था। पिताजी वापस आ गए और हम दोनों बहुत चिंतित थे कि अब हम उनको कैसे बताएंगे। पिताजी आते ही मुझसे मिले और बहुत खुश हो गए। उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया और रात में ज्योति उनसे बात करने लगी। मैं अभी अपने कमरे में बैठकर सोच ही रही थी कि अब क्या होगा कि तभी अचानक मेरे पिताजी की चिल्लाने की आवाज़ मेरे कमरे तक आने लगी, मानो जैसे मेरी जान ही निकल गई। उन्होंने न आव देखा न ताव और सीधे मेरे कमरे में आ गए और मुझे बातें सुनाने लगे, पूछने लगे यह सब क्या है, और मैं बार बार बस यही कहती जा रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी सुनने वाला कौन था? पिताजी को मुझ पर गुस्सा आते हुए मैं पहली बार देख रही थी। वह पहली बार इतना गुस्सा कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। मुझे तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस बच्चे से जान छुड़ाएंगे। जहाँ मैं कहूँगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। मेरे पिताजी ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने मुझे सफाई देने का एक मौका नहीं दिया। तुम देखने में कितनी मासूम दिखती हो, लेकिन असल में तुम्हारी हकीकत कितनी बुरी है। आज तो तुम्हारी माँ की आत्मा को भी दुख हो रहा होगा कि कैसी माँ की कैसी बेटी निकल गई। जब मैं यह सुनी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंदर ही अंदर मर गई हूँ। अब मैं यह सोचने लगी कि मर ही जाऊं तो अच्छा है, लेकिन पिताजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बोले, मैं इस लड़की के लिए क्या क्या सोच रखा था, अभी तो मैं इसकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह शादी करे और यहाँ से निकल जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ज्योति पिताजी को समझाने लगी कि आप शांत हो जाए, गुस्सा ना करें। दूसरे दिन हम अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और मेरे पिताजी ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है और हमें इस समय पर डॉक्टर पहुंचना चाहिए। उन्होंने ज्योति से कहा कि तुम इसे रिक्शे में ले जाओ, तब तक मैं मैकेनिक को बुलाकर गाड़ी को गैरेज भिजवा कर आता हूँ। मैं और ज्योति रिक्शे में बैठकर अस्पताल के लिए निकल गए। हम लोग अस्पताल पहुँच गए तो न जाने ज्योति अचानक वहाँ से कहाँ गायब हो गई। शायद वह अंदर चली गई थी। मैं बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और रुमाल से मेरा मुंह बंद कर लिया और मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैं एक टूटे हुए कमरे में कुर्सी पर बैठी थी और मेरे हाथ बंधे हुए थे। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अगर आप अपनी बेटी की सलामती चाहते हैं तो जहां कह रहा हूं उस जगह पर 50 लाख रुपए लेकर आ जाओ। शायद वह मेरे पिताजी से बात कर रहा था। इस आदमी ने मेरा अपहरण कर लिया था और मैं शहर के एक अमीर व्यापारी की बेटी थी, इसलिए यह लोग जानते थे कि उन्हें मेरे बदले में बहुत कुछ मिल सकता है। वह मेरे पिताजी से बात करने के बाद मेरे सामने ही बैठ गया। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। शायद वह समझ रहा था कि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मैंने उससे कहा कि प्लीज मुझे जाने दो। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस तुम्हारा बाप पैसे लेकर आ जाए। जब तक तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप यहाँ बैठी रहो। मुझे बहुत डर लग रहा था। वह कुछ लेने के लिए आगे बढ़ा तो मैं डर गई और मैं डर के मारे कहने लगी, मेरे पास मत आना।
तो उसने कुछ अजीब बात कहा। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम बहुत मासूम हो। तुम्हारे बाप को पता है कि तुम क्या करती हो। मैं उसकी तरफ हैरत होकर देखी और सोचने लगी कि यह कैसी बातें कर रहा है। मैंने उससे पूछा, वह क्या कहना चाहता है? मैं क्या करती हूँ, इसका मतलब क्या है? उसने कहा, मेरा एक दोस्त तुम्हारे घर गया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कीमत लगाई थी। तुम्हारा बाप इतना अमीर है, फिर भी तुम माँ बेटी ऐसा काम करती हो। यह सुनते मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती थी। यह शायद ज्योति ही मेरे साथ यह सब कर रही थी। शायद वही मुझे बेहोश कर देती थी और घर में लोगों को बुलाती थी। मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे फट जाएगा। मैं बुरी तरह रोने लगी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं उस आदमी से बोली कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बल्कि मैं वादा करती हूँ कि तुम मुझे उस आदमी से मिलवा दो जिससे तुमने यह बात बताई है। उसने कहा कि वह आदमी मेरा साथी है, मैं उसे बुला लेता हूँ, वह अभी आ जाएगा। जब वह आदमी आया तो मुझे देखकर हैरान हो गया और बोला कि यह तो वही लड़की है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है? फिर उसने सारी बात विस्तार से बताई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर बुलाया था। वह तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें बुरे चरित्र वाली साबित करना चाहती थी, ताकि वह अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम ना करे। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज्योति ऐसा घटिया खेल मेरे साथ खेल सकती है। मैं उन दोनों से बोली कि वैसे तो तुम दोनों ने मेरा अपहरण किया है और तुम अच्छे लोग नहीं हो, लेकिन अगर तुम लोग मेरे पिताजी को यह पूरी बात बता दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दूंगी अपने पिताजी से लेकर। वह हंसने लगे और कहने लगे कि अब तुम हमारे साथ सौदा करोगी। मैंने उनको कहा कि मैं एक व्यापारी की बेटी हूँ, सौदा करना अच्छे से जानती हूँ। आज अचानक से मुझे अक्ल आ गई थी। जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर मुझे अब भी अक्ल नहीं आती तो कब आती? उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। उन्होंने 1 करोड़ के लालच में आकर मुझे मेरे पिताजी के हवाले कर दिया। अगले दिन मैंने उनको अपने घर बुलाया और अपने पिताजी से कहा कि कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। मैं अपने पिताजी को यह नहीं बताई कि इन लोगों ने ही मेरा अपहरण किया था। वह दोनों घर आए तो उनको देखते ही मेरी माँ की हालत ऐसी हो गई कि मानो जिंदा लाश बन गई थी। उन दोनों ने मेरे पिताजी को सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मेरे पिताजी हैरान और परेशान हो गए। वो ज्योति के तरफ बढ़े और बोले, मैंने अपनी बेटी को अमानत के तौर पर तुम्हें सौंप दिया था, लेकिन तुमने मेरी बेटी की इज्जत के साथ इतना गंदा खेल कैसे खेला? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पिताजी के यह बात सुनने के बाद ज्योति बौखला गई और जवाब में बोली, हाँ तो क्या चाहता था कि तू अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम पर कर देगा? मैं 3 साल तक तुम्हारी पत्नी की दासी की तरह सेवा इसलिए नहीं की थी कि एक दिन तू अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम पे कर चला जाएगा। ज्योति ने जो किया था उसके लिए वह जरा भी शर्मिंदा नहीं थी। इससे पहले कि मेरे पिताजी वाकई उसे जान से मार देते, मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप इसे मारकर क्यों अपराधी बनना चाहते हैं? इसकी सजा यही है कि इसे कानून के हवाले कर दो। मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने ज्योति को कानून के हवाले कर दिया और उसके खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज करवा दिए कि वह सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकल सकती थी। जिन लोगों ने मेरा अपहरण किया था उन लोगों को मैंने पैसा देने का वादा किया था, लेकिन मेरे पिताजी को जब मालूम पड़ा कि यह वही लोग हैं तो मेरे पिताजी ने उन लोगों को भी कानून के हवाले कर दिया।
मेरे पिताजी ने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे गले से लगाकर कहा, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है बेटी, मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम तो मासूम थी, तुम्हें इस दुनिया के बारे में नहीं पता था। मुझे ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब सब कुछ सही चल रहा था और हमने यह तय कर लिया था कि हम इस बच्चे को जन्म देंगे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मेरे कोख में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी और लॉ किया। 27 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से कर दी। अब मेरा अपना घर है और मैं अपने घर में खुश रहती हूँ, लेकिन मेरे अतीत की छाया कभी कभी मुझ पर हावी हो जाती है और मैं सोचने लगती हूँ कि यह दुनिया बहुत बुरी है। जहाँ बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि मेरे पिताजी, जिसे सब कुछ जानते हुए भी मुझे स्वीकार कर लिया। मैंने अपने पिताजी को कोई धोखा नहीं दिया था, लेकिन जीवन में इतने बड़े हादसे के बाद मैं अब इतनी मासूम सी नहीं रही। अब मैं इस दुनिया और जिंदगी के दांव पर समझ गई थी। अब मैं एक वकील हूँ और अगर अपने जैसी लड़की का केस मेरे पास आता है तो मैं मुफ्त में लड़ती हूँ और सबको यही कहती हूँ कि वह अपनी बेटी को मजबूत बनाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।